जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों को छोड़ करके बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका मेन मकसद है कि भारत में हर शहर में बाबरी मस्जिद जैसी समस्या उत्पन्न हो जाए, हर शहर में कश्मीर बन जाए, हर लोकसभा कश्मीर बन जाए, खास करके जहां जहां मुसलमानों की मेजोरिटी यहां ज्यादा है। एक हाथ में कुरान, दूसरे में संविधान, आओ बनाए एक मजबूत हिंदुस्तान, क्योंकि सामने खड़ा है बहुत बड़ा शैतान। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद सिकंदर आजम। हमारे कई साथी संभल के संदर्भ में बातें करते रहते हैं। संभल में मेरा जाना हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान मैं संभल में था। संभल के आसपास जगह घुमा हूं। संभल की विवाद से, संभल में अगर हिंदू मुसलमान का विवाद हो, संभल में जामा मस्जिद के मुद्दे को लेकर या किसी भी मामले में अगर हिंदू मुसलमान की भाईचारगी वहां बिगड़ती है, नुकसान बढ़ता है, वैमनस्य बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा लाभ किसको है, अर्थात किस राजनीतिक दल को है, ये सोचने समझने का विषय है। मैं भारत के तमाम मुसलमानों से आज बात करना चाहता हूं। देखो मेरे भाइयों, एक हाथ में कुरान और दूसरे में संविधान आपको लेने का वक्त आ गया है। परीक्षा से कौन नहीं गुजरता है, इम्तिहान से कौन नहीं गुजरा है और कौन नहीं गुजरता है। यह वक्त भी आपके लिए इम्तिहान की वक्त है। 100 साल में बड़ी बड़ी क्रांतियां होती है। आरएसएस इसको समझ चुकी है और उसने जिस पर काम करना शुरू किया है, 20-25 साल आपके पास भी है। इनका मतलब है कि मुसलमान मुक्त भारत बने, अर्थात ये नहीं मुसलमान को खत्म कर देंगे, उनके रोब को तोड़ देना है, उनको परेशान करना है। इससे कई लाभ है उनको, खास करके राजनीतिक लाभ उनको बहुत ज्यादा है, आर्थिक लाभ उनके पास ज्यादा है, जिसका ब्यौरा रखते हैं। खैर उससे मतलब नहीं है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, भारत के तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, संभल के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, हर शहर के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी हिफाजत के लिए दुनिया से कोई और नहीं आएगा और आसमानों से कोई तुम्हारे लिए स्पेशल परिंदे नहीं आएंगे। तुम्हारे पास मुकम्मल कुरान है और तुम्हारे पास एक मुकम्मल संविधान है, जिस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा और बहुत सारे लोग बहुत सारे रिसर्च करने के बाद आया। समझो संविधान को। एक हाथ में कुरान, दूसरे में संविधान। आप कुरान को पढ़ें और समझे और संविधान को पढ़ें और समझे और पढ़े और समझने वाले लोगों के साथ आप रहें। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिज्ञों के चक्कर में आप मत फंसिए। मैं खुद पॉलिटिकल आदमी हूं और पॉलिटिक्स में रहता हूं, मैं मेंटेन करता हूं, मेकअप करता हूं। इतने नीच लोग मिलेंगे, कुछ लोग इसमें से इतने नीच लोग मिलेंगे कि आप नीच शब्द भी कम पड़ जाएगा। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने कहा था किसी के संदर्भ में, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूं। मेरा अपना उद्देश्य और मेरा मतलब है अपने भारत के तमाम मुसलमानों से कहना कि सब्र से काम लो मेरे भाइयों। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है और अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने भी जान दी। आज बारी तुम्हारी और हमारी है, क्योंकि वो दुश्मन पहले भी जो थे वो गैर से आए थे, बाहर से आए थे। यह दुश्मन हमारे ही मुल्क का है, उनका एजेंट बन चुका है। उसका नेता इजराइल का प्रधानमंत्री है, वो अपने बाप मानता है उसको। अरे अपने बायोलॉजिकल बाप को कम इज्जत देता है और वहां का जो इजराइल का प्रधानमंत्री उसको ज्यादा इज्जत देता है। वो खिलखिला करके हंसता है इजराइल के बेखुदगी पर। तो ये मानसिकता को समझो। मसला यहां पर यह है कि हिंदू मुसलमान की विवाद अगर बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान की अगर बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हो, तो इससे लाभ किसको हो रहा है? छोटी सी बात है। आप टीवी खोलो, देखिए संभल के बारे में ऐसा, देखिए संभल के बारे में ऐसे बड़े बड़े फिलोसफर आपको मिलेंगे, दार्शनिक रूप में उसका विवेचना करेंगे। उनका मकसद है टीआरपी गेन करना, संभल के मामलात को रख करके अपने व्यूज बढ़ाना, अपने लाइक्स बढ़ाना और उससे डॉलर में पैसा कमाना उनका उद्देश्य है। लेकिन मरता कौन है, कटता कौन है यहां पे? मेरे भाइयों, बात जज्बात की नहीं है, बात यथार्थ की है। अपने मुल्क के लिए जान देना ये तुम्हारे लिए शहादत से कम थोड़ी है। क्यों डर रहे हो तुम? अरे आज से जब हम लोग की कहानियों में सुनते थे घरों में कि बताते थे लोग कि भाई अंग्रेज की बंदूकों में कितनी गोली है और उसी गोली के एतबार से लोग अपनी छाती की संख्या गिनते थे और टकरा जाते थे। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग उस अंग्रेजों से ही गए गुजरे हैं। उनसे पूछता हूं, जब प्राइवेटली पूछिए कि पांडे जी, दुबे जी, जैन साहब, ये क्या हो रहा है? जानते हो क्या कहते हैं? अरे खान साहब, कौन सा युग था जिसमें राज तिलक के लिए खून नहीं बहा है? आपको कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है आपको? ये उनके तर्क होते हैं, बेतुके तर्क होते हैं।
मैं अपने तमाम मुसलमानों भाइयों से कहना चाहता हूं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में संविधान रखें। इसी से यही तुम्हारा हथियार है, यही तुम्हारा हथियार है। आप लड़ेंगे तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, गांधीवाद तरीके पर लड़ना पड़ेगा, अंबेडकर के तरीके से लड़ना पड़ेगा। ये तो चाहते हैं कि उससे आप ताव में आ जाए, जज्बात में आ जाए। जैसे 10, 15, 20 लोग इकट्ठा होंगे, आप फूल बरसाएंगे तो ये गोली बरसाएंगे तुम्हारे ऊपर में। अब तो बात ईंट पत्थर की बहुत दूर की बात है। और प्रधानमंत्री की बात, ये इतना निकम्मा प्रधानमंत्री है कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, और इतना बड़ा निकम्मा प्रधानमंत्री आदमी है ये कि एक बार अपने भारत का प्रधानमंत्री होने मतलब विश्व का प्रधानमंत्री होने के बराबर है यार। विश्व का हीरो होने का मतलब है, सॉरी, भारत के प्रधानमंत्री बनने का मतलब विश्व का हीरो। और तुम विश्व गुरु हो यार, और तुम्हारे बगल में बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर, उन पर जुल्म सितम हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। यहां बजरंग दल यात्रा करेगा, यहां पर आरएसएस यात्रा करेगा, भाजपा यात्रा करेगा, उसके बदले में जब यहां लोग मरेंगे और अनाप शनाप लोग कत्लेआम मचेगा, तब जाकर तुमको समझ में आएगा। अब यार तुम कर भी कैसे सकते हो मोदी जी, आप कर भी कैसे सकते हैं? मणिपुर तो कर नहीं पाए। मणिपुर में जब लोग मर रहे थे, आप यहां वहां घूम रहे थे, वो तो बांग्लादेश है। अगर बांग्लादेश में रोजाना हजारों की संख्या में हिंदू मारे जाएंगे, तब भी इस प्रधानमंत्री के कानों पर जूं नहीं लगेगा। और ये योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को योगी कहते हैं, इसके मुंह में शब्द नहीं आएगा। इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री है, बता दे मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में और बिहार में इनकी हुकूमत है, किसी एक पंचायत को भी भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया हो तो उस पंचायत का नाम बता दे। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक ये लूटते हैं, खसोटते हैं। है भारत के तमाम मुसलमानों, तुम बहुत अच्छे नागरिक हो, बहुत शानदार नागरिक हो, बस जरूरत है एक हाथ में कुरान, दूसरे में संविधान। आओ बनाए एक मजबूत हिंदुस्तान। कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना भी है, संविधान को समझना भी है। हर मस्जिद में एक ऐसे इमाम और मौजिन रखे हुए, एक ऐसे कमेटी में बंदा रखो जो संविधान को समझता है। जब संविधान जब समझेंगे आप, तो आप डरेंगे नहीं कभी भी, आप हथियार नहीं बनेंगे किसी का। भारतीय जनता पार्टी, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों को छोड़ करके बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका मेन मकसद है कि भारत में हर शहर में बाबरी मस्जिद जैसी समस्या उत्पन्न हो जाए, हर शहर में कश्मीर बन जाए, हर लोकसभा कश्मीर बन जाए, खास करके जहां जहां मुसलमानों की मेजोरिटी यहां ज्यादा है। जब ये बात हम समझ गए, जब ये बात हम समझ में आ गया, हम जान गए, और इसके बाद भी हम मूर्खता कर रहे हैं, तो गलती उन सामने वाले की नहीं है, गलती हमारी है। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, भारत के तमाम मुसलमानों से मैं अपनी दामन फैला करके और दिल से आपसे कहता हूं, एक मदु करता हूं कि आप लोग, खास करके मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुक्तदियों से कहूंगा और इमामों से कहूंगा, एक हाथ में कुरान, दूसरे में संविधान, इसके मतलब समझो। बहुत बड़ा इम्तिहान के दौर से गुजरना है। 27 कहां है, 29 कहां है, तैयारी शुरू हो गई। इनको मालूम है, ये कहते भी हैं कि एक बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का समस्या समाधान हो गया भारत के लोगों से, हम हर शहर में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जैसे मुद्दा उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि उसका इनको लाभ है। जब जब भारत में हिंदू मुसलमान एक होंगे, उसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल से होगा और संगठनात्मक तरीके से आरएसएस को होगा, और जो लोग एजेंट बने हुए हैं इजराइल के, उन भक्तों का होगा। इम्तिहान किस पर है? गुजर कौन रहा है? किसके बेटे मारे जा रहे हैं? हिंदुस्तान के बेटे मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तान की संतानें मारी जा रही है, चाहे वो कोई मुसलमान भाई हो, कोई हिंदू भाई हो। इसलिए मैं आज स्पेशल भारत के तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, खास करके पंचगना नमाज पढ़ने वालों से, अपनी आंखें खोलो और समझो और सब्र से काम लो। सब्र क्या है? लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? गांधीवाद के तरीके से लड़ी जाएगी। गांधी ने पहले कुरान पढ़ी, गांधी ने तमाम धर्मों का अध्ययन किया, तब जाकर के कूदे। जब आए थे वो बहुत संघर्ष किया साउथ अफ्रीका में, जब यहां पर आए गांधी से याद आया तो उनके गुरु थे गोखले साहब। गोखले साहब ने कहा, अरे देखो तुम टाई कोट पहने हो, भारत पहले घूमो। तो उनकी 3 यात्राएं हैं मुख्य रूप से। पहली यात्रा भारत यात्रा हुई, और उस यात्रा के बाद उन्होंने देखा कि क्या होता है। दूसरी चंपारण यात्रा हुई, जहां का मैं खुद रहने वाला हूं, और तीसरी यात्रा उनकी दांडी यात्रा हुई। मैं बताना चाहूंगा,
कि उस समय जब भ्रमण की समझ में आया, और उस समय भी ये बहुत बड़े ऊपर जुल्म जाती जा रही थी, तो मतलब है कि गांधीवाद तरीके से लड़ना है, गांधी के तरीके से लड़ोगे तो गोडसे आएगा, गोडसे मारेगा, खून बहाएगा, लेकिन सब्र से हम अपने सीने को आगे बढ़ा देंगे। बात हमारे मुल्क की है, बात हमारे मुल्क की है, क्योंकि चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का विवाद होगा, एक बार हो चुका है, जो एक गिलास एक बार टूट चुका है दोबारा ना टूटे, इसके लिए बड़ी मजबूती से पकड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा देश दोबारा ना टूटे, इसके लिए हम जहर का कड़वा घूंट भी पी लेंगे, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करेंगे उस तरह से जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है। मैं भारत के तमाम मुसलमानों से फिर अपनी बात को दोहराते हुए बंद करूंगा। एक हाथ में कुरान, दूसरे में संविधान, आओ बनाए एक मजबूत हिंदुस्तान, क्योंकि सामने खड़ा है बहुत बड़ा शैतान। जय हिंद, जय भारत।